आज एक बार फिर मैं आपके सामने गणित दर्शन चैनल में उपस्थित हुआ हूँ और मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। गाइस, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मेरे सारे पिछले वीडियोस का आनंद ले रहे होंगे और उन सब का अध्ययन करते हुए आप अपनी समस्याओं का निदान कर रहे होंगे। आज मैं फिर से एक नए एक्सरसाइज के एक नए चैप्टर के रूप में आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। एक नया चैप्टर आपके सामने लाया हूँ जिसका नाम है आव्यूह। इसे हम इंग्लिश में मैट्रिक्स भी कहते हैं। इससे पहले, इसको शुरू करने से पहले मैं आपके सामने एक कोड लिखना चाहूँगा। द एसेंस ऑफ मैथमेटिक्स lies in its freedom। एक मैं कोड में लिखना चाहता हूँ जो मैथमेटिशियन कंटूर ने इसको लिखा हुआ है। कैंटूर द्वारा ये कहा गया है कि मैथमेटिशियन कैंटूर द्वारा कहा गया है द एसेंस ऑफ मैथमेटिक्स लाइज इन इट्स फ्रीडम। अर्थात मैथमेटिक्स का जो सार है या मैथमेटिक्स को अगर हम अच्छी तरह समझें तो उसका जो सार है वो किस में लाई करता है, उसके फ्रीडम में। यानी मैथमेटिक्स के अंदर अपने आप में एक फ्रीडम है। उसका जो सार है, मैथमेटिक्स का जो सार है वो उसके फ्रीडम में लाई करता है। तो आप इस कोड वर्ड को जो कैंटूर ने दिया था उसको लेकर के मैं आज शुरू करना चाहता हूँ अपने इस लेसन को, मैट्रिक्स को। यानी कि हम गणित के अंदर कितनी ज़्यादा स्वतंत्रता बढ़ा सकते हैं, कितनी ज़्यादा सीमाओं को लांघ सकते हैं, यही इसकी खूबसूरती है, यही मैथमेटिक्स की खूबसूरती है। तो मैथमेटिक्स जो होता है वो अपने आप में एक प्रकार से यानी जो सीमाएं होती है हमारी, जो विस्तार होता है, उस विस्तार के अंदर जाने के लिए कहता है। आपने एक उदाहरण के तौर पर मैं आप छोटी सी बात बता दूं, आपसे शेयर करना चाहता हूं। आपने देखा होगा कि सूर्य के अंदर इतना ज़्यादा ताप होता है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है, लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर होता है। जब आप देखते हैं कि आपका जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जब अगर माना आजकल हम जैसा देख रहे हैं 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जा रहा है तो हम वहाँ बैठ नहीं पा रहे हैं। तो आप बताइए, जिन वैज्ञानिकों ने ये खोज की है, इसके बारे में आपको मैं किसी और दिन समझाऊंगा। ये मैथमेटिक्स के टॉपिक को लेके मैं आपके सामने आया, लेकिन एक एग्जांपल आ गया है तो मैं इसे बताना शेयर करना चाहता हूँ आपसे कि किस तरीके से मैथमेटिक्स के अंदर हम बिना वहाँ जाए हुए, बिना सूर्य के पास जाए हुए हम उसके टेम्परेचर की गणना कर सकते हैं, यानी उस टेम्परेचर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कितनी बड़ी बात है कि गणित अपनी सीमाओं, यानी जो उसकी, यानी जिसकी जहाँ तक हम जा ही नहीं सकते हैं, जो सीमा हमारी हो ही नहीं सकती है, गणित उन सीमाओं को लांघ करके भी समस्याओं का निदान कर देता है। तो इसलिए गणित अपने आप में एक प्रकार का ऐसा मतलब ऐसा विषय है जो सीमाओं में बंधा नहीं रहता है, उसकी अपनी स्वतंत्रता होती है और वही स्वतंत्रता इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती होती है, जो कि हमें गणित में बेहतर से बेहतर करने का, बहुत सारे प्रयोगों को कैलकुलेट करने का मौका देता है और बिना मतलब उस स्थान पर पहुंचे हुए ही हम समस्याओं का निदान अपने गणितीय रूप से कर देते हैं। चलिए गाइस, आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पर जिसका नाम है आव्यूह, मैट्रिक्स। जैसा कि इसका नाम आव्यूह है, आपने देखा होगा। अगर हम देखें कि जो महाभारत काल में भी आपने देखा होगा जैसे आव्यूह की रचना की गई थी और अर्जुन के जो सुपुत्र थे उनको उसमें जाने के लिए कहा गया था। तो इस तरीके का आव्यूह अगर हम रचते हैं तो आप, ये भी सब गणित के द्वारा ही संभव हुआ।
इसका मतलब वो बहुत बड़ा गणितज्ञ था, तो वो भी ये इसी प्रकार से संभव होगा। तो आप इस चीज को समझने के लिए किस तरह से आप इसको समझेंगे, सबसे पहले मैं इसकी पृष्ठभूमि पर जाऊंगा कि आव्यूह जो है आपका, आव्यूह की आवश्यकता क्यों पड़ी। अगर हम बात करते हैं कि आव्यूह की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो अगर हम इस पर बात करते हैं तो गाइस आप समझेंगे कि आव्यूह जो है गणित के सर्वाधिक शक्तिशाली साधनों में से एक है। गणित जो है, अगर हम, जैसा मैंने अभी आपको बताया, इतना बड़ा शक्तिशाली साधन है कि जिससे हम सूर्य की इतने बड़े ताप को भी ज्ञात कर सकते हैं। ये केवल और केवल संभव तभी होता है जब हम गणित का ज्ञान रखते हैं, जब हम गणित को समझते हैं, गणित के सार को समझते हैं। तो इसलिए आज का जो लोगो है, या जिसको हम कोड कह सकते हैं, अपनी कोडिंग पेंटूर की लैंग्वेज में कह सकते हैं, द सेंस ऑफ मैथमेटिक्स लाइज इन इट्स फ्रीडम। तो इसलिए हम इसे बांध नहीं सकते हैं, ये इसका बहुत बड़ा विस्तार है, इसको हम बांध नहीं सकते हैं। तो आप इस चीज को अगर समझें कि ये कहाँ इस्तेमाल होता है और इसकी आवश्यकता क्यों होती है, तो इस पर यदि हम जाते हैं तो हमें ये प्राप्त होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि आव्यूह की जो संकल्पना है, आव्यूह की जो संकल्पना है वो रैखिक समीकरणों के निकाय को हल करने के लिए, यानी रैखिक समीकरणों के जो निकाय होते हैं, सिस्टम होता है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है, उसको यदि हम सॉल्व करना चाहते हैं और संक्षिप्त रूप से और सरल विधि के द्वारा, तो केवल और केवल आपका आव्यूह सिस्टम उसे बहुत सरल बना सकता है और बहुत सरल ढंग से आपको उसका उत्तर दे सकता है। और इसी प्रकार से इसका जो आगे भी और कई जगह इस्तेमाल होता है, जैसे संकेतन है या संक्रियाओं का जब हम क्या करते हैं, व्यक्तिगत कंप्यूटर के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट या प्रोग्रामों में इसका प्रयोग किया जाता है, बजटिंग में इसका इस्तेमाल होता है, और सेल्स प्रोजेक्शन में इसका इस्तेमाल होता है, कॉस्ट एस्टिमेशन में इसका इस्तेमाल होता है, और अनेक जो भौतिक हमारी संक्रियाएं होती हैं उनके आवर्धन में, मैग्निफिकेशन में भी हम आव्यूह का इस्तेमाल करते हैं। रोटेशन, रिफ्लेक्शन आदि जगह पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जो आव्यूह है वह गूढ़ लेखकी यानी क्रिप्टोग्राफी में भी काम आता है। तो इस प्रकार से गाइज आप समझ सकते हैं कि आव्यूह एक ऐसा गणित है जो न केवल गणित में ही कई समस्याओं को सॉल्व करने के लिए प्रयुक्त होता है, बल्कि यह एक ऐसी विधा है, एक ऐसा गणित है जिसके द्वारा हम विभिन्न प्रकार के आनुवंशिकी या इकोनॉमिक्स आदि के क्षेत्र में भी बहुत बेहतर उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास एक नई गणित बन जाती है जिसको हम कहते हैं मैट्रिक्स अलजेब्रा, यानी कि जिसे हम कहते हैं आव्यूह बीजगणित। ये एक प्रकार का नया बीजगणित बन के आ जाता है जिसको हम आव्यूह बीजगणित कहते हैं। तो सबसे पहले आज हम इसमें आगे शुरू करने का जैसे हम समझेंगे कि आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं, आव्यूह को लिखा कैसे जाता है, आव्यूह को किस तरह से हम प्रयोग करते हैं, इसके बाद चलिए इसके बारे में सिखाते हैं आपको। जैसे सपोज करो, अगर जो आव्यूह का लिखने का तरीका होता है, सपोज करो मान लीजिए कोई भी आपके पास डेटा है, तो उसे आप क्या करते हैं, सपोज करो आपके पास कोई नंबर 5 है, मान लीजिए आपके पास 5 किताबें हैं, 5 बुक्स हैं, तो आप उसे इस कैपिटल ब्रैकेट के अंदर 5 लिख देंगे, तो ये आपका तरीका होगा, ठीक है। या हम एक बड़ा डेटा लेकर के ले लेते हैं, सपोज करो एक लड़का हमारे पास पंकज है, एक हमारे पास रूबिया है, ठीक है, और एक हमारे पास सागर है। ये 3 बच्चे हमारे पास अगर मान लें सपोज करो हैं, तो अगर हम इनके पास जो वस्तुएं हैं उनकी अगर हम बात करते हैं, जैसे हमारे पास इनके पास पुस्तिकाएं, मान लीजिए कितने बुक्स हैं इनके पास, और इनके पास कितने कलम हैं यानी कितने पेन हैं, उसका एक डेटा हम अपने पास रखते हैं। तो पंकज के पास मान लीजिए 5 हैं, 5 पुस्तिकाएं हैं, 2 पेन है इसके पास, और रूबिया के पास 4 पुस्तकें हैं, और इसके पास 1 पेन है, सागर के पास 8 पुस्तकें हैं, और इसके पास 3 पेन हैं। तो आप समझ पाए होंगे कि किस तरीके से ये इसको हम लिख रहे हैं। अब इसे यदि हम अगर हम अपने आव्यूह सिस्टम में लिखना चाहते हैं तो दोस्तों बहुत आसान, इस तरीके से लिख देंगे 5 2 4 8 and 1 3, दिस इज द सिस्टम। यानी एक प्रकार से अरेंजमेंट, एक प्रकार का एरे बन जाता है, इसमें एक अरेंजमेंट बनता है कि हम पुस्तकों को एक साइड लिख देते हैं और कलम को एक साइड लिख देते हैं। तो यानी जैसे 5 2 4 1 8 3, तो इसको हम कैपिटल ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देते हैं, तो ये हमारा आव्यूह बन जाता है, इसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। और यहाँ से हम सॉल्व करते हैं
टोटल कैलकुलेशन निकाल लेते हैं तो हमें टोटल पता चल जाता है कि कितनी पुस्तक और कलम का टोटल जो हिसाब किताब जो भी हम करना चाह रहे हैं या कॉस्ट भी उसके साथ में है, तो टोटल हम उसका हिसाब किताब इस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ये सीख लिया कि मैट्रिक्स को किस तरीके से लिखा जाता है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे मैट्रिक्स को लिखने का तरीका क्या होता है। अब इसे विस्तार से थोड़ा और समझेंगे, क्योंकि ये अभी हमने आधी अधूरी बात कही है, तो हम इसे अगर विस्तार से कहना चाहते हैं तो यानी कि हमारे पास एक तो हमारे पास रो होगा और दूसरा हमारे पास कॉलम। दो बातों को आपको जानना होगा, एक तो रो होती है और दूसरी कॉलम। एक को हम पंक्ति कहते हैं, पंक्ति, और एक को हम कहते हैं स्तंभ, स्तंभ। ये दो शब्दों को आप समझेंगे। यानी एक तरफ हमने क्या लिया, अपना पहले मैट्रिक्स बना दिया। देखिए अब एक तरफ हमने रो बना दी, ये हमारी रो हो जाएंगी, ठीक है। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। सपोज करो 3 रो है इसमें। और जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक लड़का पंकज है, उसके पास 2 पुस्तक हैं और 5 पेन हैं, और उनकी कॉस्ट अगर हम लगाते हैं तो मान लीजिए 50 रुपया। ओके, एंड सेकेंड वन इज रूबिया, इसके पास 3 पुस्तक हैं और इसके पास कलम, इसके पास जो पेन है इसके पास 2 हैं। सपोज करो इनकी कॉस्ट 40 रुपीज़ है। ओके, इनके पास 5 हैं और इनके पास 1 पेन है और इनकी कॉस्ट मान ली जाए 80 रुपीज़ है। तो इस तरीके से इसको हम R1 कहेंगे। यह हमारा हो गया R1, रो नंबर 1, एंड दिस वन इज रो नंबर 2, एंड दिस वन इज रो नंबर 3, एंड दिस वन इज कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। तो गाइज आप समझ गए होंगे कि जब आप किसी मैट्रिक्स को लिखते हैं तो उसका तरीका क्या होता है। आपके पास एक तरफ रो, ये रो हो जाती हैं, जो हॉरिजॉन्टल हैं उनको रो बोलते हैं और जो वर्टिकल है उनको कॉलम कहते हैं। अब यहीं से आपको ये भी पता चल जाता है कि आपका जो ये मैट्रिक्स है ये किस कोटि का है। अब हम बात करते हैं जिसको कोटि कहते हैं, कोटि शब्द का इस्तेमाल करते हैं, यानी किस ऑर्डर का है। ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर हम आराम से निकाल सकते हैं। जैसे हमने देखा 1 2 3 एंड 1 2 3, ये 3 कॉलम और रोज है इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं, और इसमें 3 कॉलम भी है। तो हम इसे 3x3 मैट्रिक्स कह सकते हैं। ओके, आप समझ पाए होंगे, बहुत आसान है। तो इसकी कोटि अगर हमें पता लगानी है तो हम बता देंगे कि 3x3 इसकी कोटि हो जाएगी, ठीक है। तो अब किसी में ऐसा भी हो सकता है कि अगर यहाँ 2 हो, यहाँ 3 हो, यहाँ 0 हो, यहाँ 1 हो, तो अब आप देख रहे हैं कि ये 2x2 हो गया, 2x2 हो जाएगी। अगर कोई सपोज करो मान लीजिए यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो आपने देखा कि 2 तो आपके पास रोज हो गई और 3 कॉलम हो गए, तो 2x3 मैट्रिक्स हो जाएगी। यानी पहले रो आता है उसके बाद कॉलम। तो गाइज आप ये समझ पाए होंगे, इस एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया है कि आप किसी आव्यूह को, किसी मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं। आप लिखते हैं रोज और कॉलम, यानी एक तरफ आपके R1 R2 होते हैं, एक तरफ आपके कॉलम C1 C2 या C3 C4 जो भी एक्स्ट्रा हो ये होते हैं। अच्छा, थोड़ा सा इसके बारे में एक चीज और समझ लें कि जैसे कोई भी मैट्रिक्स हम लिखते हैं तो उसको हम जनरली, यानी जो जैसे हम किसी भी चीज का जो जनरल फॉर्म पता करते हैं तो वो हम यहाँ पर जानना चाहेंगे कि उसके जनरल फॉर्म को हम कैसे लिखें जो कि हमें पर्टिकुलर मेंबर के बारे में पता चल जाए। तो ओके, इसको लिखने का तरीका गाइज आपके पास क्या हो जाएगा, जैसे आपके पास m/n मैट्रिक्स है, m/n मैट्रिक्स है तो आप इस m/n मैट्रिक्स को, अब आपने इसमें क्या ले लिया, मैं इस m/n मैट्रिक्स को A कह रहा हूँ। ओके, दिस A इज इक्वल टू Aij, लाइक दैट, Aij, वेर जहां पर क्या है आपका I एंड J बोथ आर क्या होंगे, I और J आपके यहाँ पर इंटीजर होंगे, यानी ये नेचुरल नंबर होंगे, ये आपके नेचुरल नंबर होंगे, जो भी होंगे नेचुरल होगा, n होगा, इंटीजर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए I J आपका 1 2 3 इस तरह से कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए आप इसमें ये ले लेंगे। और I जो है, अगर हम I को एक्सप्लेन करेंगे तो गाइज यहाँ पर I को जो एक्सप्लेन करेंगे तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, 1 इज लेस देन I, ओके, 1 इज लेस देन I लेस देन n, okay, and another one, J1 is less than equal to J less than equal to n, small n, not capital N, this is small n। तो this is the one, यानी I की वैल्यू 1 के इक्वल हो सकती है, ओके, और या फिर I की वैल्यू
एक से बड़ी होगी, यानी एक जो है आई से छोटा होगा, मीन्स आई एक से बड़ा होगा। तो आपको ध्यान रखना है या तो 1 लेना है या 1 से बड़ी नंबर लेना है। और ये भी ध्यान रखना है कि ये जो m है आपका i से छोटा होगा, i इज लेस देन m। और हियर इज j जो j होगा, यानी कि जो आपका ये j है, i और j आप समझ पा रहे होंगे, यानी कि हम इसको नंबर्स ले लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर j होगा तो ये इसके 1 से इक्वल होगा, मतलब j की वैल्यू 1 के इक्वल होनी चाहिए और 1 से ज्यादा होनी चाहिए। और लेकिन ध्यान रखना है जो दूसरा n है उसके ये क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए, और ठीक है इक्वल टू भी होना चाहिए। तो ये आपको समझना है। ये चीज अगर आप समझ गए तो इजीली आप इसका जनरल फॉर्म लिख सकते हैं। जैसे आपने पहला लिख दिया A11, ये आपका आएगा A11, ठीक है। तो दूसरा आएगा A12, मतलब ये I हो गया तो ये J हो गया, मीन्स दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस मैट्रिक्स, मीन्स द रो इज 1 and also the column is 1 here, so we can write A11. Similarly it is the from first row and the column is 2, okay, and similarly 1 3, column is 3, row is 1 here, up to so on A1। अब चूंकि आपके पास रोज कितने हैं, रोज आपके पास है n है, आपने n ले लिया, अप टू n ले लिया, ओके। अब आप इसको क्लोज कर देंगे। एंड सिमिलरली द सेकंड मेंबर a, अब चूंकि ये क्या है, कॉलम एक ही है तो कॉलम एक रहना है आपका, लेकिन रो चेंज हो गया है, रो सेकंड आ गई तो 2 1 हो गया। सिमिलरली हियर A22, ओके, एंड दिस इज A23 एंड अप टू सो ऑन A2n, एंड सिमिलरली A2, अब आपका क्या होगा, तीसरा रो हो गया, लेकिन फर्स्ट मेंबर है, कॉलम में पहला ही कॉलम है, तो A3 2 हो जाएगा, ठीक है, A3 2 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका आ जाएगा A3 अप टू सो A3n आ जाएगा, अप टू सो ऑन। ऐसे यहाँ पे आ जाएगा A, लास्ट वाला जो मेंबर है वो यहाँ पर आपका M आ जाएगा, तो आप इसको क्या बोलेंगे, M1 बोलेंगे। और ये क्या आएगा, अप टू सो ऑन M2 आ जाएगा, और ये क्या आएगा, M3 आ जाएगा, आज ठीक है, ये M3 आ जाएगा, अप टू सो ऑन। ऐसे ही आपका क्या आ जाएगा, 1 2 3 एंड यहाँ पर आ जाएगा, इसी तरीके से आपका M आ जाएगा यहाँ पर, और ये N तक आ जाएगा। तो लास्ट में फाइनली आपको यहाँ पर AMN मिल रहा है। तो दिस शोज दैट M बाई N मैट्रिक्स, जिसमें कि M रोज है और N कॉलम। तो आई थिंक जनरल फॉर्म आप इसका समझ गए होंगे कि इसका जो हर मेंबर है, दिस इज आल्सो अ मेंबर, फर्स्ट मेंबर, दिस इज अ मेंबर, दिस इज अ मेंबर, दिस इज आल्सो मेंबर, दीज ऑल आर द मेंबर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। यानी ये जो मैट्रिक्स है इसके ये क्या होगा, आपका मेंबर कहलाएंगे। तो आई थिंक आप समझ पाए होंगे कि मैट्रिक्स को कैसे लिखा जाता है। अब अगर मान ले जाए हम इसके टाइप्स पे जाते हैं, तो वी हैव सो मेनी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, हाउ कैन वी राइट ऑल दीज, हम इन्हें कैसे लिख सकते हैं, इस पे हम आते हैं। तो जैसे सपोज करो, मान लिया जाए अगर मैं कहूँ आपका फर्स्ट टाइप मैट्रिक्स के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलेगा कि किस तरीके से, जैसे मैं एक बात करता हूँ, एक क्वेश्चन पे आ जाता हूँ मैं, मान लीजिए किसी आव्यूह में, अगर मेरे पास किसी आव्यूह में 8 एलिमेंट हैं, कितने हैं, 8 अवयव हैं, यू नो अवयव हैं, एलिमेंट है, यानी 8 मेंबर हैं उसके अंदर, ठीक है। तो अब आपको ये बताना है कि 8 मेंबर हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती हैं, इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती हैं, मतलब इसकी जो कोटियां होंगी वो क्या क्या हो सकती हैं, क्या हम बता सकते हैं, कोटियां क्या हो सकती हैं, क्या क्या हो सकती है। देखिए इस प्रश्न को अगर आप समझ पा रहे हो तो मैं समझता हूं कि जो पीछे आपने सीखा था उसे आप समझे होंगे। तो देखिए 8 हमारे पास मेंबर है, 8 हमारे पास मेंबर है, तो अगर जब उसके अंदर 8 मेंबर है तो इसका मतलब कोटियां, इसकी संभव कोटियां क्या क्या हो सकती है, मतलब किस किस में ये बन सकता है। तो आपको पता है किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो कोटि होती है क्या होती है, वो m बाई n होती है। किसी भी उसमें जो कोटि होती है वो m बाई n तरीके से लिखी जाती है। तो आपको m बाई n का मतलब टोटल कितना आना है, इसका आंसर 8 आना है। तो आप सेलेक्ट कीजिए कोई सा भी, एक तो 1 into 8 हो सकता है, ओके, तब भी 8 आएगा आपके पास, मेंबर आपके उतने ही रहने चाहिए,
ओके, ऐसे ही 8 इंटू 1 भी हो सकता है, ओके, एंड सिमिलरली 2 इंटू 4 हो सकता है गाइस, हो सकता है, आप समझ पाए होंगे। 4 इंटू 2 इट इज ऑल्सो इक्वल टू 8। और किसी केस में होता है 8, 8 क्या और जगह भी ला सकते हैं हम, जैसे मान लीजिए आपने 5, 5 का कोई 8 में टेबल जाता ही नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद कोई होने वाला है। तो आप समझ पाए होंगे कि आपके पास 1, 2, 3 और 4, ये 4 आपके पास मैट्रिक्स बन गई। तो उसने कहा कि कितनी संभव कोटियां हो सकती हैं और वो क्या क्या हो सकती हैं, कोटियां क्या क्या हो सकती है, ये भी कह रहा हूँ आपसे। तो कोटियां क्या हो सकती है, 1/8 हो सकता है, 8/1 हो सकता है, 2/4 हो सकता है, 4/8 हो सकता है। इसका मतलब 4 टाइप की कोटियां हो सकती हैं। ये भी इसका ऑर्डर हो सकता है, ये भी ऑर्डर हो सकता है, ये भी ऑर्डर हो सकता है, ये भी। अब जैसे 1/8 लिखेंगे तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है अगर हम इसको m/n से कंपैरिजन करते हैं तो इसका मतलब m बराबर 1 आ रहा है, n बराबर 8 आ रहा है। तो व्हाट डज इट मीन, m का मतलब होता है रो और n का मतलब होता है कॉलम। तो इसका मतलब अब रो कितने होने हैं आपके, एक ही रो होना है। तो एक रो में आपने जैसे मान लीजिए एक मेंबर लिख दिए, एक ही रो बनाना है, आपने 0 लिख दिया, 1 लिख दिया, फिर 2 लिख दिया, फिर 3 लिख दिया, फिर 4 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 7 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, एक 9 हो गया। तो आप क्या देख रहे हैं, ये इसमें आपके पास कितने बन गए, ये 8 कॉलम बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, बट रो आपके पास एक ही बन गई। तो आई होप आप समझ पाएंगे 1/8 को। अगर 8/1 बनाना है तो ये चीज ऐसे आ जाएगी और उसमें हमारे पास केवल 8 रो बन जाएंगी, कॉलम एक ही बनेगा। तो आप उसे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये देखिए 8/1 लिखना है तो आप लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देखिए 0 1 2 3 और 4 8 और 7 और 9, ऐसे आप इसको लिख सकते हो। तो आप देख रहे हैं कि ये आपके पास किस तरीके की मैट्रिक्स बन गई, 8/1 को आप ऐसे लिख सकते हो। तो आई थिंक आप समझ पाए होंगे, ऐसे 2/4 को लिख सकते हो आप, ऐसे 4/2 को लिख सकते हो। तो गाइज आप समझ पाए होंगे कि जो किसी भी मैट्रिक्स की कोटि होती है उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है और कैसे हम बनाते हैं। ये आपके एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ आप ध्यान देंगे। चलिए थोड़ा सा, अब जैसे आपने देखा होगा ये वाली जो मैट्रिक्स है, अगर इसे आप ध्यान से देखें तो ये केवल और केवल रो मैट्रिक्स कहलाएगी, आप समझ पाए होंगे। इसको हम टाइप ऑफ अगर मैट्रिक्स की बात करते हैं, देखिए मैं डायरेक्ट कह देता हूँ यहाँ पर, जैसे सपोज करो मैंने पहला मैट्रिक्स ले लिया रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स समझ पा रहे हैं आप, रो मैट्रिक्स यानी जिसमें क्या होगी, पंक्ति, पंक्ति होगी, केवल पंक्ति, पंक्ति और आव्यूह हो जाएगा, केवल इसमें रो होगा और बाकी कुछ नहीं होगा। यानी कि आप समझ पाए होंगे, जैसे 2 3 4, देखिए ये मैंने कोई मैट्रिक्स ले लिया तो इसका ऑर्डर भी आप लिख सकते हैं, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 3, ये तो क्या हो गए, कॉलम हो गए, बट ये रो केवल एक ही है। तो 1/3 मैट्रिक्स ये बनी है, समझ आया। तो इस तरीके से ये पंक्ति आव्यूह कहलाएगा। तो फर्स्ट टाइप ये हो जाएगा आपका। दूसरा टाइप क्या हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। अगर कॉलम मैट्रिक्स की बात करते हैं तो आप समझ गए होंगे कि इसमें केवल कॉलम आएगा। देखिए यहाँ पर अगर मैं इसी को ले लूँ तो 2 3 4, सपोज इसी को ले रहा हूँ, तो आपके पास केवल एक कॉलम है और रोज कितनी आ गई, 1 2 3। तो अगर इसका ऑर्डर लिखना चाहते हैं तो इसकी ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर हो जाएगा गाइस, ये इसका ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। आप समझ पाए होंगे, ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। ऑर्डर का मतलब कितना होगा, देखिए 1 2 3, तो 3/1 हो जाएगा, ठीक है, ये 3/1 मैट्रिक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से दो टाइप के मैट्रिक्स आप समझ गए होंगे। एक को हम क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं, एक को रो कहते हैं, पंक्ति मैट्रिक्स और स्तंभ मैट्रिक्स। अब एक आता है वर्ग आव्यूह मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो आप ध्यान देंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है दोस्तों, आप इसको समझेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, यानी इसको हम वर्ग आव्यूह भी कह सकते हैं। आप हिंदी वाले बच्चे इसको समझेंगे, वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह का मतलब इसमें स्क्वायर बनेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि आपने ले लिया 1 2 3 और यहाँ ले लिया 3 1 2, यहाँ ले लिया 2 3 1। इसको आप जरा स्टडी कीजिएगा तो आपने देखा होगा यहाँ पर AIJ, मान लीजिए मैं इसको ए मैट्रिक्स कहता हूँ, तो AIJ अगर मैं बोलता हूँ तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये हो गया कि AIJ को आप क्या लिख रहे हैं, I=J लिख रहे हैं। जब आपका I=J आ जाता है तो I और J बराबर होते हैं, तो ये और ये इक्वल दिख रहे हैं आपको, A11 A12 सॉरी A22 A33। अगर आप देखिए इसमें, देखिए आप अगर वो भी देख लेते हैं इसके साथ में, A11 देखिए, A11 आपके पास 1 है, A22 भी 1 है और A33
3 3 भी 1 है। तो तीन ही स्थिति में आप देख रहे हैं कि ये 1 ही आ रहा है, ठीक है। और लेकिन बाकी जो मेंबर हैं वो डिफरेंट है। तो इसका मतलब इसी तरीके से अगर आप A11 आपने लिखा है, A22 लिख दिया है, अगर आप ये दूसरा रो है तो 21 लिखना चाहते हैं तो कितना आएगा 3, और आपका A22 मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है ना। अगर आपको A21 लिखना हो, A12 लिखना हो तो आप लिख सकते हो 2 है, देखिए इसको लिख दीजिए। A13 लिखना हो तो आप लिख सकते हो 3 है। अगर आपको A21 लिख दिया मैंने और 22 भी लिख दिया, A23 लिखना हो तो आप देखिए 2 है, और A31 लिखना चाहते हो तो आपके पास है ये 2 है, और A32 लिखना चाहते हो तो 3 है, A33 लिखना चाहते हो तो 1। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे इसको। तो ये इस तरीके से मेंबर्स को हम लिख सकते हैं। तो अभी स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो लास्ट मेंबर है, देखो दिस शोज दैट m and n both are equal. Then when m and n are equal, m is equal to n. Suppose in m by n matrix we have m is equal to n, so it is square matrix. तब उस समय ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा, यानी इसको हम वर्ग आव्यूह कहेंगे। तो आप समझ पाए होंगे वर्ग आव्यूह को अच्छी तरीके से। चलिए अब नेक्स्ट वन करते हैं। इसी तरीके से अगर आपसे कह दे विकर्ण आव्यूह, अगर आपसे कह दे विकर्ण आव्यूह, तो विकर्ण आव्यूह का मतलब होगा कि उसमें आपका जैसे कोई भी एक मेंबर होगा, यानी विकर्ण आव्यूह कहलाता है। जबकि क्या हो, जैसे मैं कह दूं, जैसे आपने यहीं पर देखा था ये सब इक्वल थे। अब मैं बात करता हूं विकर्ण आव्यूह। अगर मैं विकर्ण आव्यूह की बात करता हूं तो कोई मैट्रिक्स अगर स्क्वायर मैट्रिक्स, सपोज ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अगर मान लीजिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो क्या होगा, तो इसका मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसके अंदर अगर ये देखिए, अगर इसमें क्या हो कि विकर्ण के अलावा, अगर विकर्ण के अलावा एक्स्ट्रा, ठीक है, ये अलावा एक्सेप्ट डायगोनल, अगर क्या हो अन्य अवयव शून्य हो, कितने हो, शून्य हो। अगर शून्य हो तो आव्यूह क्या कहलाएगा, डायगोनल कहलाएगा, यानी विकर्ण आव्यूह कहलाएगा, विकर्ण आव्यूह कहलाएगा। ठीक है गाइड, आप समझ पाए होंगे इस चीज को। जैसे अगर मैं ले लेता हूं, यहाँ पे ये डायगोनल है मेरा, देखिए ये डायगोनल है, इस चीज को आप समझते हैं। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल बनेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होना उसको एसेंशियल है, समझ गए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, आपको यहाँ पर विकर्ण के अलावा, जैसे यहाँ पर आपने -2 ले लिया, यहाँ पर 2 ले लिया, इसके अलावा अन्य अवयव शून्य हो, तो जैसे मान लीजिए ये जो 0 है, ये 0 है, देखिए तो यहाँ पर जो विकर्ण है आपका ये है, देखिए ये 0 नहीं है। मान लीजिए मैं यहाँ पर कह दूं, यहाँ पर 3 है, एक मैं और बड़ा ले लेता हूँ, सपोज करो यहाँ पर 1 है, देखिए ठीक है, और यहाँ पर 0 है, और यहाँ पर 2 है, देखिए यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर मैंने 0 ले लिया, और यहाँ पर भी 0 ले लिया, है ना। अगर मैं यहाँ पर भी 0 ले लेता हूँ, यानी अन्य अवयव शून्य हो तो आव्यूह विकर्ण आव्यूह कहलाता है। ये 0 नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे इसको। बहुत आसान चीज है, कोई कठिन बात नहीं है, ठीक है। बाकी मेंबर को 0 हो जाना है, 0 हो भी सकते हैं, कोई भी नहीं भी हो सकता। अगर आप चाहे यहाँ लिखना चाहते हो लिख दें, लेकिन हमें इससे ज्यादा मतलब है विकर्ण, विकर्ण में कोई 0 नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक ये समझ गए होंगे विकर्ण आव्यूह। अब हम इसके बाद बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स की। एक और बताते हैं आपको, स्केलर मैट्रिक्स की बात करते हैं, जिसको कहते हैं अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह, तो अदिश आव्यूह क्या होगा, यानी स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स आपका वो होगा, इसके विकर्ण अवयव समान होते हैं, अर्थात उसमें क्या होता है, विकर्ण हमेशा बराबर होंगे। हम ये चीज कह सकते हैं, अगर मैं Bij सपोज करो एक मैट्रिक्स की बात करता हूं, और इसका जो ये B इज इक्वल टू Bij है सपोज करो, तो ये अदिश आव्यूह तभी कहलाएगा जब क्या होगा, इसमें Bij इज इक्वल टू 0, व्हेन I इज इक्वल टू
आई इज नॉट इक्वल टू जीरो, जब आई जे के बराबर नहीं होगा। और दूसरा केस क्या है, यदि बी आई जे किसी एक नंबर के बराबर है तो वो कब होगा, जब आई और जे इक्वल होंगे। और के कोई यहाँ पर क्या होगा, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, इसको आप लिख सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, ये वैल्यू कोई भी हो सकती है, 1 2 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, ये कांस्टेंट है आपका। तो इसलिए जब बी आई जे आपका जीरो होगा और बी आई जे आपका के होगा, तो आई इज इक्वल टू जे हो, आई इज नॉट इक्वल टू जे होगा, तो उन परिस्थितियों में ये मैट्रिक्स क्या होगा, आप समझ पा रहे होंगे, ये अदिश आव्यूह कहलाएगा। यानी कि इसका जो डायगोनल होगा, डायगोनल के जो अवयव है वो समान होंगे। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका, हमने कह दिया कि जैसे एग्जाम्पल ले, अगर मैं कह दूं a इज इक्वल टू 3, देखिए अब केवल एक ही मेंबर है इसमें। अब मैं b इज इक्वल टू कह देता हूं -1 1 0 0। अब आप देखिए, इसको स्टडी कीजिएगा आप। अगला एक और बोल देता हूं, जिसमें मैं कह देता हूं कि √3 यहाँ 0 कह दिया, यहाँ 0 कह दिया, यहाँ पर 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0 कह दिया। अब ये मैट्रिक्स क्या है, इसकी कोटि जो है 1 by 1 है, यानी इसे मैट्रिक्स भी, कॉलम भी उतने ही है, रो भी उतने, तो 1 by 1 आ जाएगा। और इसमें ये 2 by 2 है, और ये सबके ऑर्डर आप समझ पा रहे हैं, ये 1 ऑर्डर का है, ये 2 ऑर्डर का है, ये 3 ऑर्डर का है। अगर आप इसका, क्योंकि इसको क्या होना है, स्केलर मैट्रिक्स को एक प्रकार से, जो स्केलर मैट्रिक्स होगा उसके विकर्ण आव्यूह अदिश आव्यूह कहलाता है, यदि उसके विकर्ण के अवयव समान हो। अगर मान लीजिए ये समान होते हैं तो ये स्केलर कहलाएगा, उस वक्त ये स्केलर कहलाएगा। क्योंकि जैसे मैं इसमें से √3 कॉमन ले लेता हूँ, सपोज करो इसमें से √3 कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ 1 रहेगा, यहाँ 1 रहेगा, यहाँ 1 रहेगा, ये 0 आएगा, 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 ठीक है। तो ये √3 इंटू टाइम्स कुछ हो जाएगा, इसको हम आई बोलेंगे। यानी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा उसकी वैल्यू अगर ये होगी कि अगर उसका जो डायगोनल एलिमेंट होगा वो 1 होता है तो उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, तो ये मल्टीपल हो जाएगा, तो स्केलर मल्टीपल हो जाएगा, तो यानी कि स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो आप समझ पाए होंगे इस तरीके से अदिश समूह किसे कहते हैं, ये भी आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि तत्समक समूह की, यानी एक वर्ग आव्यूह जिनके विकर्ण के सभी अवयव समान होते हैं, अवयव एक होते हैं तथा शेष सभी अवयव क्या रहते हैं, उसके शेष सभी अवयव शून्य होते हैं, तत्समक आव्यूह कहलाता है। जैसे अगर आप इस तरीके से लेते हैं, जैसे आपने ले लिया 1 0 0 1, देखिए, है ना, तो इसको हम तत्समक कहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमेशा उसी के समान होगा। तत्समक का होता है उसी के समान होगा। तो इसमें जैसे इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अब क्या आने वाला है, 2 0 0 2, देखिए, ठीक है। तो अब इसमें 2 बराबर आ गए कि नहीं आ गए, ठीक है ना। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। 1/2 से करता हूँ तो यहाँ 1/2 आएगा, यहाँ 1/2 आएगा। तो यानी एक प्रकार से इसका जो तत्समक आव्यूह होगा, उसका जो विकर्ण होगा उसके सभी अवयव एक होंगे। अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लेता हूँ तो एक हो जाना है, मैं 3 वाला बनाता हूँ तो वहाँ पर 3 बाहर आ जाएगा, 1/2 है तो 1/2 बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब जो हमेशा उसका वो रहेगा वो 1 रहेगा, ये आपको समझना है, बहुत आसान है। अगर शून्य आव्यूह की बात करते हैं, तो जब हम शून्य आव्यूह की बात करेंगे तो शून्य आव्यूह भी आप समझ जा रहे होंगे, जीरो मैट्रिक्स किसको कहेंगे, जिसके सारे एलिमेंट आपके पास 0 हो जाए। देखिए ये आपके पास 0 आव्यूह हो जाएगा, इसका मतलब इसमें सारे जीरोज होंगे। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके सामने रखेंगे, जिसको हम कहते हैं समानता, यानी इक्वलिटी। जब मैट्रिक्स आपस में इक्वल होते हैं, किसी एक एग्जांपल की मदद से हम इसको समझाएंगे। जैसे सपोज करो 2a + b यहाँ पर दिया हुआ है, और यहाँ पे गाइस दिया हुआ है 5c - d, 5c - d, और यहाँ पे दिया हुआ है a - 2b, और यहाँ पे दिया हुआ है 4c + 3d। अब मैं इसको कोई वैल्यू भी मान लेता हूँ, सपोज मैं इसको कह देता हूँ, मैं अपने मन से ले ले रहा हूँ -3 4 और यहाँ 0 5, आप ये समझ गए। इस तरह के सपोज मैंने इसके इक्वल दे दिया, अब ये इक्वलिटी हो गई, देखो, तो यानी समानता, यानी जब आव्यूह दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं, मैट्रिक्स इक्वल हो जाते हैं, तो उनके एलिमेंट भी इक्वल होते हैं। आपने देखा कि ये भी आपका 2/2 मैट्रिक्स है, वो भी 2/2 मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं 2a + b = -3, एंड सिमिलरली a - 2b = 4, and similarly 5c - d = 0, and 4c + 3d = 5. We can write like this. Why? Because these two matrices are equal to each other, then their members are also equal to each other, then we can write like this. So we can solve all these equations, whatever it may be, a or b, कुछ भी हो सकता है, c and d,
इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, अभी हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, हम केवल ये समझा रहे हैं कि अगर ये इक्वल होता है तो ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। यानी आप इसे समझ सकते हैं कि R11 जो है इसके R, अगर मैं इसको कोई दूसरा नाम ले लेता हूँ, सपोज करो मान लीजिए यहाँ पर P11 कह देता, तो P11 के इक्वल होगा। P का मतलब ये वाला हो गया, रो हो गए, समझ पा रहे हैं आप? तो इसलिए ये इसके इक्वल कर देना, इसको इसके इक्वल कर देना, इसको इसके इक्वल कर देना, इसको इसके इक्वल कर देना। तो जो भी सॉल्यूशन आएगा सॉल्व करके वहां से हम ABCD को फाइंड कर सकते हैं। तो आई थिंक आप के लिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं। अगर आप एक्सरसाइज इसमें 3.1 करना चाह रहे हैं तो मैं चलिए थोड़ा सा एक क्वेश्चन से आपको समझा दूं। गाइस थोड़ा सा आज दिक्कत है लाइट, क्योंकि हमारे वहाँ ज़्यादा जा रही है, थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। जैसे A इजिकल टू आपको दिया हुआ है 2, 5, 19 और -7, 2, 5, 19 और -7, और दूसरे में दिया हुआ है 35, -2, 5/2 एंड 12, ओके, एंड √3 और -√3 और 1 एंड -5 एंड 12। सपोज आपको 17, ये आपको दिया हुआ एक्सरसाइज आपका 3.1 का ये क्वेश्चन आपके पास, पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है 3.1 का। तो ये कह रहा है इसकी पहले तो कोटि बताइए, इस आव्यूह की कोटि बताइए आप, ये प्रश्न उसने कहा था। तो गाइस बहुत सरल है, आप समझ पाए होंगे। आव्यूह की कोटि 1, 2, 3, 4 कॉलम हो गए आपकी, ओके। तो पहले रो लिखा जाता है फिर कॉलम, तो रो कितनी बन रही है 3 और कॉलम कितने बन रहे हैं 4, यानी इसका मतलब है ये 3/4 ऑर्डर का आपका इसकी कोटि बन रही है। और अगर अवयवों की संख्या आपको पूछा जाता है तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप, अवयवों की संख्या कितने अवयव होंगे ये बता रहा है आपको। 3 × 4 कितना होता है 12 मेंबर है, तो उसकी कोटि बन जाएगी 3 × 4। तो इस तरीके से अब आपको अवयव बताने हैं। सपोज करो कोई अवयव बताना है, अगर आपसे कहते हैं A11 बता दो, कुछ भी हो सकता है, A11 तो 2 हो गया। अगर आपसे कहता है कि A23 बताओ, मान लीजिए आपसे ये कहता है A23, पहले चेक करेंगे A11 हो गया, ओके, और ये A12 हो जाएगा, A21 हो जाएगा, A31 हो जाएगा। तो ये क्या है आपके पास A12 है, A11 है, तो ये आपके पास A12 हो गया, ठीक है। और ये आपके पास A13 हो गया, है ना। फिर ये A14 हो गया, 4 रो है ना इसमें। अब आप देखिए 2 पे आइए, 2 का मतलब क्या है रो कॉलम, 3 का मतलब क्या है रो। तो 2 के पास जाइए आप सीधे, ये 2 है आपके पास। अब 3 के पास जाइए आप, ये है, तो A23 बोला उसने, तो तीसरा तो ये है ना, ये देखिए तीसरा ये है और दूसरा रो ये है, तो इसका मतलब A23 आपके पास 5/4। मान लीजिए मुझसे कहता है कि A34 बताइए, तो हम बता सकते हैं यहाँ से। तो हमारे पास देखिए A3 कौन सा है, ये वाला, 3 का मतलब रो है, तीसरी रो ये, सीधे आप तीसरे रो के पास चले जाइए, 4 कॉलम, फिर 4 कॉलम के पास चले जाए तो आपके पास 17 हो गया। देखिए ये तीसरी रो है, 1, 2, 3, 4, दिस वन इज कॉलम, सो 17। आई थिंक आप समझ पाए होंगे किसी भी मेंबर को लिखने का तरीका और अवयवों को लिखने का तरीका और आव्यूह का कोटि कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं, ये आपको पहले क्वेश्चन के माध्यम से मैंने आपको समझाया है। चलिए अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो उसकी संभव कोटियां लिखिए। देखिए इस सवाल को यदि आपको करना हो तो गाइस कैसे करोगे, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है इसमें, वो कहता है क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके 24 अवयव है, कितने एलिमेंट है आपके पास 24। तो आपको संभव कोटियां लिखनी है, यानी जो पॉसिबल कोटियां होंगी, ऑर्डर्स होंगे, उसके क्या होंगे। देखिए संभव कोटियां मीन्स दैट पॉसिबल ऑर्डर क्या हो जाएंगे। देखिए पहला क्या हो जाएगा, अब आप 24 कब आता है ये देखिएगा आप। देखिए एक तो मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ, 1 × 24 हो जाएगा। दूसरा क्या होगा 24 × 1 हो जाएगा, ओके। फिर 2 पे आ जाइए, 2 × 12 हो जाएगा, तो 12 × 2 भी हो सकता है, ओके। फिर 3 पे आइए, 3 × 8 हो सकता है, तो 8 × 3 भी हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, 3 के बाद 4 पे आइए, 4 × 6 हो सकता है, तो 6 × 4 भी हो सकता है। उसके बाद 4 के बाद आप आइए सीधे 5 पे, तो 5 का तो जाता नहीं है, तो 5 वाला होगा नहीं, तो इसका मतलब 5 रो नहीं हो सकते हैं आपके पास। अब आइए 7 भी नहीं हो सकता, फिर है ना। उसके बाद सॉरी 5 के बाद 6 आएगा। अब 6 × 4 तो आपने लिख ही दिया है ना, तो 6 × 4 तो 4 × 6 ये तो हो गया। 7 नहीं हो सकता, 8 आपने लिख ही दिया है, 8 3 जा, है ना, 3 8 जा। अब फिर उसके बाद सीधे 12 होगा, तो 12 आपने लिख ही दिया है, ओके। तो इसका मतलब सारे आपके पास हो गए। तो आपके पास पॉसिबल कोटियां कितनी आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 कोटियां
ये 8 आपके पास ऑर्डर हो सकते हैं, ये 8 ऑर्डर हो सकते हैं आपके, इनमें से कोई भी संभव है। अगर उसके 24 एलिमेंट हैं तो कोई भी पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है। अच्छा, अब वो आपसे एक क्वेश्चन इसमें और पूछ रहा है, यदि इसमें 13 हो तो कोटियां क्या होंगी? देखिए, अगर आपके पास 13 एलिमेंट है, देखिए एलिमेंट कितने हैं, आप इस क्वेश्चन को करते हैं, देखिए 13 एलिमेंट है, तो जो पॉसिबल ऑर्डर होंगे हमारे पास वो कितने हो सकते हैं? इसको अगर हम बनाएं तो आप देखिए 13 किसकी टेबल में आता है, 1 इंटू 13 में आ रहा है, और फिर 13 इंटू 1 में आ रहा है, और कहीं आता है तो बताइए, नहीं आता है। तो इसका मतलब इसके केवल 2 ऑर्डर पॉसिबल हैं, इसके अलावा कोई पॉसिबल नहीं है। तो आई थिंक आप ऑर्डर निकालना आपको आ गया होगा। चलिए, एक क्वेश्चन ऐसे 18 का भी है, ऐसे इसका भी है। अब इसमें कुछ एक क्वेश्चन इस तरीके से कर लेते हैं हम, थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी है, ये आपका होमवर्क हो जाएगा गाइस, जिसे आप होमवर्क में करेंगे। एक मैं आपको सवाल बता दूं इसमें, और इसमें दिया हुआ है, देखिए एक आपके पास 2x2 मैट्रिक्स है, 2x2 मैट्रिक्स, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। अब 2x2 मैट्रिक्स में आपको A इजिकल टू A I J, ये आपका मैट्रिक्स दिखाया कि रचना कीजिए, मतलब इसकी आपको कंस्ट्रक्शन करना है, इसको बनाना है। 2x2 मैट्रिक्स आपको दे रखी है, तो आप ध्यान रखिए कि, लेकिन ध्यान रखना आपको ये रखना है कि जिसके एलिमेंट इस तरीके से हो सकते हैं, जैसे A I G को उसने डिफाइन किया हुआ है I प्लस J द होल स्क्वायर अपॉन 2। मतलब आपको क्या करना है गाइस, इसमें रख करके इसको करना है, यानी I की जगह आप क्या लेंगे, J की जगह आप क्या लेंगे, ये डिपेंड करेगा 2x2 मैट्रिक्स। 2x2 में क्या होता है ये आपको बताया है, 2x2 में A11 होता है, A12 होता है, और ठीक है, और A21 होगा और A22 होगा, इसको 2x2 मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसका मतलब आपको पहले क्या निकालना है, A11 निकालना है, ठीक है। दिस A11 इज इक्वल टू, वैल्यू पुट कर देंगे, I इज 1 and J is 1, so we put it in place of I and J, and the square upon 2, that is 2 square means 4 upon 2, that is 2. So in place of A11 is 2, okay, and similarly A12 we can calculate A12 in place of I is 1 plus 2 square upon 2, that is 2 plus 1, that is 3 square, 9 by 2, so here is 9 by 2. And similarly A21, that is 2 plus 1 square upon 2, means that 3 square upon 2, that is 9 by 2. So here is also 9 by 2. And A22, what will be A22, A plus 2 plus 2 upon 2 square, that is 4 square upon 2, so it is 16 upon 2, that is 8. So here is 8. तो गाइज आप समझ पाए होंगे कि अगर आपको 2x2 मैट्रिक्स दे रखी है तो सबसे पहले आप इसे तय कर लें कि आप इसे कैसे लिखेंगे, मेंबर वाइज आप उसको लिख लीजिए। फिर आपका ये जो उसके लिए मेंबर बनाने के लिए आपको जो प्रोसेस दे रखी है वो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप एलिमेंट को कैलकुलेट करेंगे। तो आई और जे के जगह पे आप रिस्पेक्टिव जो रोज हैं और कॉलम है उनको वैल्यूज को रख देंगे, सॉल्व कर देंगे, तो उससे आपके सारे मेंबर निकल के आ जाएंगे। तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे बढ़िया से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से आप करेंगे। अब बाकी क्वेश्चन गाइस कल करवाएंगे हम, आज के लिए इतना ही सही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, आप लोग थोड़ा सा बोर ना हो, तो इंटरेस्ट आपका बना रहे, तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि अच्छे से अच्छा वीडियो बनाऊँ। तो गाइस आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा, और आप इसको देखने के बाद अवश्य शेयर ज़रूर कर देंगे और लिंक लाइक ज़रूर कर देंगे, और साथ में इसको जिस किसी भी मेरे व्यूअर्स ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करना ज़रूर, इसमें आप सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे, इससे मुझे और ताकत मिलेगी। दूसरी बात, आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, तो उससे मुझे एनर्जी मिलती है और मैं ज़्यादा बेहतर काम करता हूँ और आपके पास सामने और अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर मैं सामने आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, आपसे विदा चाहता हूँ। थैंक यू, थैंक यू।